आज का हमारा टॉपिक है अवरक्त विकिरण। आइए अब हम जानते हैं अवरक्त विकिरण के बारे में। तो अवरक्त विकिरण के बारे में सबसे पहले आता है क्या कि अवरक्त विकिरण की खोज किसने और कब की। तो अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने 1800 ईस्वी में किया। आगे है कि अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य का परिसर कितना होता है। तो अवरक्त विकिरण के तरंगदैर्घ्य का परिसर अवरक्त विकिरण के तरंगदैर्घ्य का परिसर 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर तक होता है। अब है कि अवरक्त विकिरण के आवृत्ति का परिसर कितना होता है। तो अवरक्त विकिरण के आवृत्ति का परिसर 10⁻12 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻10 हर्ट्ज तक होता है। अब है कि इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। कहने का मतलब हुआ यह कि अवरक्त विकिरण जो है, जब अवरक्त विकिरण अपने रास्ते से गुजरती है तो इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। तो अवरक्त विकिरण अपने साथ ऊष्मा लेकर के चलती हैं। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक अवरक्त विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। यानी कि सूर्य का प्रकाश जो हम तक पहुंचता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा जो ऊष्मा हमारे पास पहुंचती है, यह ऊष्मा जो है अवरक्त विकिरण के द्वारा ही पहुंचती हैं। ये किरणें कोहरे और धुआं में ही काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। कहने का मतलब हुआ क्या, अवरक्त विकिरण जो है कोहरे और धुआं दोनों में, यहाँ ही नहीं यहाँ भी होगा। तो अवरक्त विकिरण जो है यह कोहरे और धुआं में भी काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। इसीलिए इसका प्रयोग खराब मौसम में एवं कोहरे वाले दिन में फोटोग्राफी हेतु किया जाता है। आगे है, कांच जो है इन किरणों को अवशोषित कर लेता है। यानी कि कांच जो है वह अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेता है। इसका प्रयोग टीवी रिमोट के कंट्रोलिंग में होता है। यानी अवरक्त विकिरण का प्रयोग जो है वह टीवी के रिमोट के कंट्रोलिंग में होता है। ये किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। यानी अवरक्त विकिरण जो है, अवरक्त विकिरण जिस वस्तु पर पड़ती है उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। यानी अवरक्त विकिरण जिस वस्तु पे पड़ेगी वह वस्तु गर्म हो जाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग जो है रोगियों के सेकाई करने में होता है। रोगियों के सेकाई करने का मतलब हुआ क्या, रोगियों के शरीर को गर्म करने में अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है। इसकी वेदन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। अवरक्त विकिरण की वेदन क्षमता जो है यह काफ़ी अधिक होती है। इसके अध्ययन के लिए टंक साल्ट को हम साधारण नमक कहते हैं। तो इसके अध्ययन के लिए, यानी कि अवरक्त विकिरण के अध्ययन के लिए टंक साल्ट या साधारण नमक के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण नमक के प्रिज्म के द्वारा हम अवरक्त विकिरण का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक अवरक्त विकिरण समाप्त हुआ। अब अवरक्त विकिरण के बाद अगले क्लास में हम लघु रेडियो तरंग के बारे में पढ़ेंगे।